आज के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है कि आज ये कार्यक्रम दो संस्थाओं को मिलाकर एक साथ उनके संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशनल सोसाइटी बरेली और डॉक्टर हरि सिंह गौर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी का इस ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम से मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी प्राचार्य यूपी कॉलेज वाराणसी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर डीके सिंह सर, रविंदर सर। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत व्यस्तम समय में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। डॉक्टर एस के चौहान सर, जो दीनदयाल बाग इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर का भी स्वागत और वंदन करता हूँ और अपने साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी प्रोफेसर्स और जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो संस्थाओं के साथ ये संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। तो डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशनल सोसाइटी पिछले 10 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अपना एक रिसर्च पेपर, शोध प्रकाशन भी इसका अपना चलता है और बाकी सामाजिकता के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपने हरि सिंह गौर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने के लिए और मुख्य वक्ता के अतिथि परिचय के लिए मैं अर्चित जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और हरि सिंह गौर इंस्टीट्यूट और हमारे अतिथियों का परिचय कराएं। अर्चित जी। धन्यवाद दीपक जी। आज के इस विशेष अवसर पर जब हम डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं, मैं आप सभी का डॉक्टर हरि सिंह गौर शोध संस्थान और डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह रिसर्च संस्थान का आधार स्तंभ डॉक्टर हरि सिंह गौर की विचारधारा और उनकी प्रेरणा से शिक्षा, शोध और समाज के प्रति समर्पण के जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर से प्रेरित संस्थान इस दृष्टि को जीवंत रखने और उनके महान योगदान को नए आयाम देने का प्रयास करता है। 26 जनवरी 1870 को जन्मे और 25 दिसंबर 1949 को दिवंगत हुए डॉक्टर हरि सिंह गौर एक सच्चे, दूरदर्शी और समाज के उत्थान के प्रति एक पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की। उस समय पर अपने निजी संसाधनों से उस समय पर 5 करोड़ रुपए दान में देकर उस संस्थान की स्थापना की, जिसकी आज की समय में वैल्यू 5,000 करोड़ से कम नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा इस देश के इतिहास में। डॉक्टर गौर ने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गौर ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अथक प्रयास किए। उनके कार्य समाज में समानता और परिवर्तन की दशा में मील का पत्थर साबित हुए। उनकी साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिभा ने भी शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने महात्मा बुद्ध पर भी एक अत्यंत शोध के बाद एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी, जिसके लिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप सब जाएं उस पुस्तक को पढ़ें। आपको उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इश्यूज के बारे में पता लगेगा। उनका यह कथन कि शिक्षा ही राष्ट्र की सच्ची संपत्ति है, आज भी हमें उनके आदर्शों को अपनाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन और दर्शन पर चर्चा करेंगे, उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हमें गर्व है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच 2 प्रतिष्ठित अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र चौहान और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह उपस्थित हैं, जो अपने विद्वत उद्बोधनों से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे।
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि संगोष्ठी हमें डॉक्टर गौर की शिक्षाओं और उनके योगदान के प्रति उनको समझने का अवसर प्रदान करेगी। आप सभी मौजूद बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। आज हम यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है जहाँ पर हम लोग इनका निर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं। यह दिन उनके योगदान, उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने का और आदर्श को अपनाने का अवसर प्रदान करता है और इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे मध्य उनके विचारों को याद करने के लिए, उनके जीवन के विषयों को अनुसरण करने के लिए, उनके विचारों से प्रेरणा देने के लिए इस अवसर पर हमारे आयोजन के साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान सर जुड़े हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने आएं और व्याख्यान दें और व्याख्यान देने से पूर्व अर्चित जी से अनुरोध करूंगा कि सुरेंद्र चौहान सर का आज हमारे मध्य विद्वता, साहित्यकार, चिंतक और सामाजिक विचारक डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित इस कार्यक्रम में हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे बीच प्रोफेसर चौहान जैसे एक बहुत ही ऊर्जावान शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रोफेसर चौहान, सुरेंद्र चौहान जी दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आगरा में प्रोफेसर और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। प्रोफेसर चौहान अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान हैं जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन और दर्शन को प्रकाशमान करते हुए हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर चौहान डॉक्टर हरि सिंह गौर और उनके विश्वविद्यालय सागर के सामाजिक और साहित्यिक योगदान में गहरी रुचि और जुड़ाव रखते हैं और काफी सालों से इस विषय पर अध्ययन और चर्चाएं करते रहे हैं। आपकी विद्वता ने आपको भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ स्टडीज भी कहा जाता है, का सदस्य मनोनीत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेकों शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रोफेसर चौहान एक अध्ययनशील और सुदृढ़ अनुभव वाले विद्वान हैं। हम सभी डॉक्टर हरि सिंह गौर रिसर्च इंस्टीट्यूट और डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपके विद्वत उद्बोधन हेतु आपको आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर चौहान। धन्यवाद। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित इस वेबिनार के आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूं। परम आदरणीय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व को परिभाषित करना कम से कम मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की योग्यता और क्षमता से काफी परे है, क्योंकि डॉक्टर गौर साहब सहृदयता और संसार की सभी सुपरिचित विधाओं के मालिक थे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ लिखा भी जा सकता है, परंतु उनकी विलक्षण प्रतिभा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। वो एक व्यक्ति कम और कई संस्थाएं स्वयं में थे। उनका पूरा जीवन पूर्ण रूप से मानवता की सेवा और उत्कृष्टता को समर्पित था और अपने कठिन परिश्रम, उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण, दृढ़ शक्ति, अनुशासन, प्रेम, कुशाग्रता, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति, गहन अध्ययन करने की उनकी आदत और अतुलनीय चिंतन मनन तथा इसी प्रकार के अन्य सद्गुणों के कारण उनका व्यक्तित्व कालजयी बन गया। इस संदर्भ में मुझे विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक
एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में इनोबार्बस की जो स्पीच है क्लियोपेट्रा की सुंदरता के बारे में वो याद आती है, और उस स्पीच को आधार बनाते हुए मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब के चरित्र के बारे में 2 लाइनें बताना चाहूंगा। एज कैनॉट विदर हिम, एज कैनॉट विदर हिम, नॉर कस्टम स्टेल हिज वर्सेटाइल पर्सनैलिटी एंड एक्सेप्शनल जीनियस। ये जो क्लियोपेट्रा के लिए इनोबार्बस ने बोला, उसको शब्दों को बदलकर यही बात आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में बोली जा सकती है, क्योंकि समय की रीति और किसी भी तरह की उम्र उनकी जो प्रतिभा थी उसको खत्म नहीं कर सकती। सर डॉक्टर गौर साहब का जीवन आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। वो गांधी जी के समकालीन थे और राजनीतिक विचार विमर्श में गांधी जी के सामने अपनी बात कहने में हिचकते नहीं थे। इसी कारण नागपुर में जब 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस का सेशन जब हुआ, तो गांधी जी से उनके मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ। नागपुर मध्य भारत की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो उसके 2 बार सदस्य चुने गए, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो अध्यक्ष चुने गए और अन्य उच्च पदों पर वो चुने जाते रहे। अंत में जब भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तो वो उसके बहुत ही सजग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य बनाए गए और बने, और उन्होंने अनेक तरीकों से भारतीय संविधान को परिपक्व बनाने में अपना महती योगदान दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं बार बार नमन करता हूं। जहां तक डॉक्टर सर, और अब उनके थोड़ा सा मैं उनके जो व्यक्तित्व का जो फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से बना उनका व्यक्तित्व, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि किस आधारशिला से वो, किस बैकग्राउंड से वो आए और कहाँ तक वो पहुँचे, हमारी पीढ़ी यदि उसको सुने, उसको पढ़े, तो वो भी उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ले सकती है। एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। सागर से 8वीं कक्षा पास करके वो फिर जबलपुर गए और उन्होंने जब पिछड़ापन देखा उस इलाके का तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। एक बच्चे ही थे 8वीं पास, तो उनको बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो 3 दिनों में जबलपुर पहुंचे ऊंट गाड़ी से। जबलपुर में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की, इंटर पास किया, फिर उसके बाद वो रायपुर गए, वहाँ से नागपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पैसा न होने के बावजूद उन्होंने अपना इंतजाम किया और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका जो स्टे था वो कई सालों का रहा। वहाँ उन्होंने ऑनर्स की परीक्षा इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में पास की। तत्पश्चात वो LLB में उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद LLD और LLM, LLD और DLIT भी उन्होंने वहाँ से किया। ये एक साधारण बात नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहाँ जो लिटरेरी सोसाइटी थी, रॉयल लिटरेरी सोसाइटी ने इनके जो कृतित्व देखा, इनकी पोइम्स देखी, इन्होंने पोइम्स भी लिखने लगे थे, कविताएं लिखने लगे थे अंग्रेजी में, तो वहाँ की रॉयल लिटरेरी सोसाइटी ने इनको सम्मानित किया और इनका सदस्य फेलोशिप इनके ऊपर कन्फर की। डॉक्टर हरि सिंह गौर फाइनली 1912 में बैरिस्टर बन के भारत लौटे। वो भारत लौटे, लेकिन क्योंकि वो सही मायनों में धरती पुत्र थे तो अपनी जड़ों को उन्होंने भूला नहीं, अपनी जड़ों से जुड़े रहे। सागर से उनका संबंध निरंतर बना रहा और सागर में 1946 में, जुलाई 1946 में उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की।
उनका सपना था। विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय उनकी कविता है। साहित्यिक मायनों में अगर माना जाए तो उनकी कविता है। जैसे वो अपनी कविता को तरह तरह के एपिथेट से, तरह तरह के भाषा के प्रयोग से सजाते थे, उसी तरह से वो चाहते थे कि सागर विश्वविद्यालय को भी वो तरह तरह की नए नए विचारों से सजाएं। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सागर को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा देना चाहते थे। शुरू शुरू में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय को एक मिलिट्री की बैरक्स में शुरू किया, महा रेजिमेंट की बैरक्स थी, वहां शुरू किया। लेकिन उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल, जो वहां के मुख्यमंत्री बाद में हुए, उनके मित्र थे, उनकी सहायता से उन्होंने जमीन प्राप्त की और अपनी आय का 2/3 हिस्सा, जो 2 करोड़ रुपए के करीब होता है, उस पूरे रुपए को उन्होंने सागर विश्वविद्यालय के लिए अर्पित कर दिया। और सागर विश्वविद्यालय आज भारत के एक बहुत ही बड़े विश्वविद्यालयों में एक है। सागर विश्वविद्यालय को बाद में 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का नाम दिया गया। फिर उसको 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये बहुत ही बड़ी बात है। सागर विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एक है। शायद रुड़की, शायद बीएचयू के बाद जो सबसे बड़ा कैंपस अगर यूनिवर्सिटी का है तो वो सागर है। तो धरती पुत्र होने का मतलब यह है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। वो चाहते थे कि सागर जैसे जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, सागर जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ के लोगों को वो सुविधाएं हायर एजुकेशन की प्रदान करें। इसीलिए उन्होंने रविशंकर शुक्ला जी का ये प्रस्ताव कि आप विश्वविद्यालय रायपुर में खोलें, सागर में नहीं, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और आज ये जो सागर विश्वविद्यालय है, इसमें 32 डिपार्टमेंट हैं, करीब करीब सभी फैकल्टीज हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि सागर विश्वविद्यालय में लगभग 1 दर्जन समय में गया हूं और मैंने वहां देखा है कि अभी भी पुरानी परंपराएं वहां मौजूद हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय से 1946 से लेकर अपने जीवन पर्यंत जुड़े रहे, उसके विकास में अपना योगदान देते रहे। और वहाँ वो मॉडल हाउस के नाम से एक जगह उन्होंने बनाई, कुलपति निवास था, जहाँ वो निवास करते थे। एक उनके सागर विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थी ने अपने संस्मरण में ये लिखा है कि वो, अब ये बताऊंगा कि वो कितने बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे, कितने बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। अनुशासन हर एक कॉस्ट पे होना चाहिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की और सागर विश्वविद्यालय की टीमों का मैच हो रहा था, जिसमें सागर विश्वविद्यालय ने अलीगढ़ को हरा दिया। तो छात्रों ने बड़ा उत्साहित होके और खुश होके उनसे ये कहा, वो ये देख रहे थे, डॉक्टर गौड़ साहब भी वो मैच देख रहे थे, तो खुश होकर उन्होंने कहा कि सर कल की तो छुट्टी कर दीजिए। ये 1949 नवंबर की बात है। तो डॉक्टर गौड़ ने कहा नहीं, छुट्टी नहीं होगी। जॉर्ज पंचम की जब डेथ हुई तो इंग्लैंड में कोई छुट्टी नहीं हुई थी, केवल 2 मिनट की शांति पाठ हुआ था उनकी स्मरण में। तो सागर विश्वविद्यालय के जब कुलपति ने कहा नहीं होगी, तब बच्चे फिर भी नहीं माने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर शैल बी नो हॉलीडे इवन इफ आई डाई, मैं अगर मर भी जाऊंगा तब भी सागर विश्वविद्यालय की कोई छुट्टी नहीं होगी। और संयोगवश क्या हुआ कि 1 महीने बाद 25 दिसंबर 1949 को डॉक्टर हरि सिंह गौड़ इस दुनिया में नहीं रहे। हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। और मॉडल हाउस से जब उनको देखने लोग गए तो उनको वहां लाया गया जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति पर लाया गया और हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए, हजारों लोग। तो मेरे को एक शेर याद आता है कि जिंदगी में तुझसे आलम खुश नहीं तो कुछ नहीं, बाद घर घर में तेरा मातम नहीं तो कुछ नहीं। लोगों ने देखा कि पूरा सागर और पूरा बुंदेलखंड वहां उमड़ पड़ा था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए,
उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अभी भी जब लोग वहां जाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं, आदमकद प्रतिमा को देखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की प्रतिमा को, तो वहां सर झुकाए बिना नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य स्वयं से काफी परे था, स्वयं से काफी ऊपर था। और ये जो भारतीय जो संस्कृति है, उसके संदर्भ में जो श्लोक बोला जाता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का ये विचार होता था। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट संस्था का निर्माण करने में अर्पित कर दिया, लगा दिया। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ बड़े समाज सुधारक थे। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों का महिला सशक्तिकरण, और इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पृश्यता को हटाने में अपना काफी योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। इस किताब को देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए, और जापान सरकार ने इनको मुनि की उपाधि थी, धर्म गुरु की उपाधि से नवाजा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ साहब को। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतने बड़े महान व्यक्तित्व को और इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली? ये बड़े दुख का विषय है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस का फूल, और उसकी प्रशंसा करने वाले लोग होते नहीं। तो ये वो नरगिस के फूल थे जिनकी बौद्धिक सुंदरता को हम लोग नहीं पहचान पाए, और उसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने तो पहचाना कि 1922 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति बने, और 1925 में उन्होंने जिस योग्यता से दिल्ली विश्वविद्यालय को चलाया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उनको सर की उपाधि दी, उनको नाइटेड किया। तो लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर को यहाँ की स्वतंत्रता के पश्चात वाली सरकारों ने शायद पहचान नहीं पाया, क्योंकि क्या हुआ कि ये इंकलाबे गर्दिशे दौरा तो देखिए, मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफर न थे। ये इंकलाबे गर्दिशे दौरा तो देखिए, मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफर न थे। आजादी के बाद किन किन लोगों को सम्मान दिए गए, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का सम्मान केवल 1972 में उनके सम्मान में एक टिकट जारी करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हरि सिंह गौड़ इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। डॉक्टर गौड़ का जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना उचित समझता हूँ। समाज सुधारक, वो चाहते थे कि मार्जिन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो सीमांत पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका विकास होना चाहिए। इसीलिए सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने गरीब लोगों के एडमिशन्स में सहायता देना शुरू किया, और लड़कियों की शिक्षा में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। और इस बारे में एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य मैं बताना चाहूंगा कि पहले लॉ, विधि की शिक्षा, कानून की शिक्षा लड़कियां नहीं ले सकती थीं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने केस लड़ा और उनको कानून की शिक्षा मिले, इस केस को जीते, और आज ये उन्हीं की बदौलत है कि लड़कियां कानून की शिक्षा ले सकती हैं। अस्पृश्यता के खिलाफ 1921 में उन्होंने नागपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में अपना एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। हालांकि वो पूरी तरह से भारत की आजादी मिलने के बाद अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन उनकी जो सोच है वो ये बताती है
वो प्रोग्रेसिव थे, बहुत प्रगतिशील थे और आधुनिक समाज, स्वस्थ समाज की वो एक आधारशिला रखना चाहते थे। आधुनिक समाज तभी बन सकता है जबकि वो शिक्षित हो और जो जीवन के जो मूल्य हैं उन पर आधारित हो। शिक्षा, उनका जो मानना था वो ये मानना था कि शिक्षा लिबरेट करती है, शिक्षा लिबरेट करती है, शिक्षा लिबरेट करती है तरह तरह की कुंठाओं से, शिक्षा लिबरेट करती है तरह तरह के जो हमारे बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जाति की बेड़ियां, धर्म की बेड़ियां और धर्म की बेड़ियां, वो इन सब से शिक्षा के माध्यम से देश को लिबरेट करना चाहते थे। और उनका प्रत्येक दिन, गौड़ साहब का प्रत्येक दिन नए विचार और नए कार्य का संवाहक होता था। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है वो चरितार्थ होती है उन पर पूरी तरह से। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। उन्होंने जिंदगी में नए नए गीत बहुत गाए। उनकी जो लेखनी है उसने नए नए गीत, नए नए तरह के वर्क्स लिखकर नए नए गीत गाए। उन्होंने केवल विधि न्याय शास्त्र के बारे में ही नहीं लिखा, उन्होंने धर्म के बारे में लिखा, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे, उन्होंने बहुत अच्छे निबंध के साथ साथ उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने कविताएं लिखी जो आज भी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में संरक्षित हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। आज मैं साधुवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के, इस वेबिनार के आयोजकों को कि उन्होंने कम से कम डॉक्टर हरि सिंह गौड़ साहब को इस लायक समझा कि उनको चर्चा का विषय बनाया जाए और हमारी पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जोड़ा जाए, क्योंकि वो उन रेयर, बहुत ही कम लोगों में से एक है जिनका भारत के सामाजिक और राजनीतिक योगदान में और आध्यात्मिक योगदान में बहुत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हुए हैं। गौड़ साहब जो जीवन की दृढ़ता और निश्चित अभिविन्यास और उनका जो दृष्टिकोण था शिक्षा के बारे में, मानवता के बारे में, उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। इसीलिए हम सब लोग उनको याद करते हैं। वो कालजयी थे, समय से बहुत आगे थे, समय से बहुत परे थे। और कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो उनके बाद जो एक कविता लिखी है वो कविता भी उन पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। काल तुझसे होड़ है मेरी। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ वो शख्सियत थे, वो व्यक्ति थे जो काल से भी अपनी होड़ कर लेते थे। क्योंकि किससे? अपने क्रिएटिविटी से, अपनी निर्माण क्षमता से, अपनी नई सोच से, अपनी प्रगतिशील विचारधारा से। तो उन्होंने कहा काल तुझसे होड़ है मेरी, मैं तेरे भी ओ काल ऊपर, तेरे ऊपर भी हूं, तेरे भी ओ काल ऊपर। सौंदर्य नहीं तो है जो तू नहीं है वो काल। काल मर जाता है लेकिन वो आगे चलते गए। और मैं जो वो हरेक हूं जो तुझसे ओ काल परे है। तो वो समय की सीमा में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ को नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौड़ को याद करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ शोध का विषय तरह तरह के ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में हो सकते हैं। लॉ के फील्ड में, मानवता सोशल साइंसेस के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, ओवरऑल फिलैंथ्रोपी के फील्ड में। तो ऐसी महान आत्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ रिसर्च सोसाइटी है ये नए प्रतिमान स्थापित करे भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जो अमेरिका के बहुत बड़े अंग्रेजी के कवि हुए हैं उनकी जो 4 लाइन है उद्धृत करना चाहूंगा कि लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन रिमाइंड अस, lives of
All great men remind us that we can make our life sublime, and departing, leave behind them us the footprints on the sands of time. तो डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब ने संसार रूपी सैंड पर अपने बहुत बड़े फुटप्रिंट छोड़े हैं। जरूरत है कि हम उन फुटप्रिंट्स को समझें और समाज से उनको जोड़ें, अपनी नई पीढ़ी से उनको जोड़ें। अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली मानवता के लिए, आगे आने वाली भारत की पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश दे सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों को सुना और सुन के ये आभास हुआ कि आप वहां तक ले गए हमारे श्रोताओं को जहां तक शायद हमने भी जाने की उम्मीद ना की थी। आपने जो भावनात्मक अपने आप को जुड़ाव हरि सिंह गौर से दिखाया, उसके लिए सर मैं आपको भी बहुत साधुवाद देता हूं और हम सभी को वहां तक उनकी बातों से, उनके जीवन से परिचय से कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि को बड़े सम्मान और सादर के संग आमंत्रित करना चाहता हूं और आमंत्रित करने से पूर्व मैं अर्चित जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का परिचय दें। धन्यवाद दीपक सिंह जी, और प्रोफेसर चौहान का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने हृदय तल की गहराइयों से जो हमें उद्बोधन दिया है। हमें सही में ऐसा लगा कि मानिए कि हम डॉक्टर हरि सिंह गौर जी को साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं भी बीच में नोट्स बना रहा था, जो उन्होंने नई जानकारियां हमें दी हैं, मैं उनके बीच में नोट्स बना रहा था। मुझे भी नहीं ऐसी कई चीज़ें पता थी जो उन्होंने हमें आज बताई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौहान का। हमारे साथ अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, जो वर्तमान में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भारतीय संविधान, परिवार कानून, मानवाधिकार से संबंधित कानूनों में 21 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। वे प्रसिद्ध शोधकर्ता और विद्वान हैं, जिनके निर्देशन में कई पीएचडी शोधार्थियों ने अपनी डिग्रियां पूरी की। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 4 पुस्तकों के वे लेखक भी हैं, जिनमें राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया और पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया जैसे विविध पुस्तकें शामिल हैं। डॉक्टर सिंह की विद्वता और अनुभव ने उन्हें भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय और संस्थानों में आमंत्रित वक्ता के तौर के रूप में बहुत सालों से स्थापित किया हुआ है। उनके व्याख्यान भारतीय संविधान, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गहन दृष्टिकोण हमें प्रदान करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर और उनकी विचारधारा पर गहन चर्चा के लिए हम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह का उनके प्रेरणादायक व्याख्यान का सहर्ष स्वागत करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। सभी को प्रणाम। हरि सिंह गौर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी यस के चौहान साहब ने विस्तार से हरि सिंह गौर की बायोग्राफी और पूरा स्केच आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातें लगभग रखी हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ें चौहान साहब ने जो एंगल छोड़ा हुआ है, कुछ उधर मैं बात करूंगा। और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो हरि सिंह गौर साहब से मेरी पहली मुलाकात एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे टीचर एएन श्रीवास्तव साहब हमको आईपीसी पढ़ाते थे, इंडियन पिनल कोड। उस समय उनका नाम हमको सुनने को मिला जब मैं एलएलबी पार्ट 1 की कक्षा में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। एडमिशन के बाद जब पुस्तकें बताई जाने लगी कि कौन कौन सी इंडियन पिनल कोड की किताबें हैं, उस समय एएन श्रीवास्तव साहब ने बताया कि इंडियन पिनल कोड पे 2 वॉल्यूम में सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी, वो किताब सर हरि सिंह गौर ने लिखी थी और लगभग 3000 पेज की वो किताब है। और आज भी जितने भी लोग न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं या जितने भी लॉ के विद्यार्थी हैं, उनको वो किताब एक बार देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन पिनल कोड के बारे में बताती है कि दुनिया में
जो भी पिनल कोड लिखे गए हैं और इंडियन पिनल कोड की क्या स्थिति है और कंपैरेटिव तरीके से अध्ययन करने का वो तरीका बताती है। इसलिए जो है ये किताब देखना चाहिए। हम लोग उस किताब को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सके ला के विद्यार्थी होने के बावजूद, क्योंकि वो 2 वॉल्यूम में और लगभग 4000 पेजेज में कमेंट्री उसमें कुछ और जुड़ती गई थी, और 3 वॉल्यूम बाद में हो गया था, और 3 वॉल्यूम में लगभग वो लाइब्रेरी में उपलब्ध थी और बहुत ही विस्तार से हर सेक्शन के बारे में उसमें जिक्र किया गया था। तो हरि सिंह गौड़ के बारे में जो पहला जो एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय जो हुआ, वो ये जान करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। 1909 उन्होंने शुरू किया था लिखना, और 1909 के बाद वो 12-13 तक आते आते उन्होंने जो है इस किताब को लिखा था। और इतना डीप स्टडी है उसमें, इतने तरीके से लिखा गया है, जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही एक ऐसा तरीका है कि कोई सामान्य व्यक्ति उस तरह से नहीं लिख सकता है। उनको हम एक शिक्षाविद के रूप में देखते हैं, समाज सुधारक के रूप में देखते हैं, साहित्यकार के रूप में देखते हैं, अधिवक्ता के रूप में भी देखते हैं, और एक रचनाकार के रूप में भी देखते हैं। लेकिन हम लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको हम लॉ एक्सपर्ट के रूप में और लेखक के रूप में और एक अधिवक्ता और एक विद्वान, लॉ के विद्वान के रूप में जब उनको देखते हैं तो ये आश्चर्य होता है कि इतनी डेप्थ नॉलेज एक एक सेक्शन के ऊपर, और उसके पहले जो भी किताबें उपलब्ध थी इंडियन पीनल कोड के ऊपर, वो सभी किताबें इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। ये पहली किताब है जिसमें जो भारतीय दंड संहिता के अंतर जितने भी अपराध हैं उसमें केसेस की जो एनालिसिस है उसमें इंडियन केसेस भी जोड़े गए, और इंडियन केसेस के साथ जो ब्रिटिश या इंग्लैंड की जो केसेस थी या अन्य देशों की केसेस थी उसका भी अध्ययन उसमें दिया गया है। तो ये उनकी रचनाशीलता का एक नतीजा था, और एक समाज सुधारक के रूप में भी वो किस तरह से काम करते थे इसके बारे में विस्तार से एस के चौहान साहब ने बताया। लेकिन उससे पहले मैं इस इंडियन पीनल कोड के आने के पहले जो है, जब मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लास में बैठा तो वहां भी हरि सिंह गौड़ साहब का एस के वर्मा साहब हमको पढ़ाते थे BHU मेला स्कूल में। तो एस के वर्मा साहब ने जिक्र किया कि पोलक और मुल्ला की किताब जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे है, और इसके अलावा हरि सिंह गौड़ साहब की भी इनिशियल ओरिजिनल बुक जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे है। और वो किताब जो है जब वो भी किताब हमारे लाइब्रेरी में थी और उस किताब को देखा गया तो इतने तरीके से कमेंट्री है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे, एक एक सेक्शन के बारे में मुझे लगता है कि ओरिजिनल जो कमेंट्री हो सकती है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमेंट्री हो सकती है, वो पहली किताब जो है ये देखने को मिली उस समय रही होगी। मुझे निश्चित रूप से ये उम्मीद है कि ये 1909 में इनकी पहली किताब थी। के फील्ड में जो पहली किताब आई वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे उन्होंने लिखा था। वो केस जो है रायपुर के एक जो है तालुकेदार या राजा कह लीजिए, रायपुर के राजा का केस लड़ते हुए, जो छत्तीसगढ़ में आजकल रायपुर है वहां के किसी बड़े आदमी का केस लड़ते हुए उन्होंने उस केस तैयारी किया था, और जो केस स्टडी और नोट्स था, एक एक सेक्शन का नोट्स उन्होंने तैयार किया, और बाद में वही किताब आया था। और वो किताब जो है सबसे ज्यादा किताबों में से उस समय, और सर्वाधिक है, चाहे बार के लोग हैं हों या बेंच के लोग हों, यानी जजेज हों या वकील हों, सभी ने उस किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। और आज भी दोनों किताबें, जहां तक मुझे लगता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर लिखी गई किताब और पीनल कोड के ऊपर लिखी गई उनकी किताब आज भी मार्वलस है, सोचने पे मजबूर करती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है, कितना महान हो सकता है, कितना अध्ययन कर सकता है। और इसका जो ऐसा इसलिए हुआ कि वो एक ऐसे परिवार से थे जहां संघर्षों की कहानी, जैसा चौहान साहब ने अभी डिटेल आपको बताया, कि संघर्षरत उनका जीवन रहा, संघर्ष के साथ हाई स्कूल से लेकर के और कैम्ब्रिज जाने तक पूरा जीवन उनका संघर्षों का रहा। ऐसा नहीं है कि कैम्ब्रिज जाने के बाद वो दुश्वारियां जो है समाप्त हो गई। कश्मीर वहां पे भी लिमिटेड जो है उनको पैसा मिलता था, लिमिटेड खर्चे में कैसे पढ़ाई की जा सकती है। आज के विद्यार्थी, आज जो है कमजोर और हाशिए पे लोग जो भी हैं,
कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम से महान बन सकता है, ये प्रेरणा जो है सर हरि सिंह गौड़ से हम लोगों को मिलती है कि एक हाशिए पर बैठा हुआ बालक कैसे जो है वो कैम्ब्रिज तक पहुंचता है, और कैम्ब्रिज में जाने के बाद वो वहां से न केवल ऑनर्स की डिग्री लेता है, बाद में डीफिल और एलएलएम करता है। एलएलएम करने के बाद जो है और जितनी भी डिग्रियां और भी डिग्रियां जो है उन्होंने वहां से ली, और उसके बाद इंडिया में आने के बाद वो जो है शुरू में तो नौकरी में जाते हैं, शुरू में एक नौकरी करना शुरू करते हैं वो, और नौकरी राजस्व विभाग में जो है वो नौकरी उन्होंने शुरू की। स्थानीय न्यायालय में स्थानीय न्यायालय और राजस्व अधिकारी के रूप में काम शुरू किया, और वहां पे 300 मुकदमे जो है 1 साल के अंदर उन्होंने डिसाइड करा दिए। महिला स्टूडेंट के रूप में ये पढ़ के कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उस जिले में कोई मुकदमा ही नहीं बचा। जिस जिले में इन्होंने नागपुर में जो है काम करना जब शुरू किया स्थानीय न्यायालय और राजस्व अधिकारी के रूप में, और वो भी 1 साल से कम समय में 300 से ज्यादा मुकदमे, जो पूरे मुकदमों की लिस्ट थी वो सारा निस्तारित करा दिया। और इससे इनकी ख्याति इतनी फैली कि उस ख्याति के कारण दूर दूर से लोग जो है इनके पास सलाह लेने के लिए आने लगे। और उसी बीच एक जो है मुकदमा इनके पास आया, एक बूढ़ी महिला जो है वो रोते बिलखते हुए इनके घर पे पहुंची, और उसने कहा कि मेरे 4 जो है बच्चे जो है न्यायालय में, हमारे बेटे जो है न्यायालय हमारे जो है जेल में बंद है, इनको अगर आप छुड़वा देंगे तो हम 2000 रुपए आपको देंगे, और अभी हम 2000 दे रहे हैं और छुड़वा देंगे तो 2000 रुपए और देंगे। इस समय इनकी सैलरी जो है 1 साल तक वहां जो जॉब इन्होंने किया था राजस्व अधिकारी के रूप में, तो 229 रुपए सैलरी मिलती थी, और एक साथ इनको 4000 रुपए का। और मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम एक बड़े वकील के रूप में हमको देखा जाना चाहिए, और मैं लॉ का विद्वान हूँ, मैं विधि शास्त्र का विद्वान हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस का विद्वान हूँ, और मैंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है, मैंने एलएलएम की डिग्री ली है। इनके मन में कहीं ना कहीं था कि मैं छोटे मोटे पोस्ट के लिए नहीं बना हुआ हूँ, और उसी समय इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया। और जो उस समय तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस के जो कमिश्नर थे वो नाराज भी हुए उनके इस कृत्य से, लेकिन इन्होंने जो है न्यायालय में प्रैक्टिस करना उचित समझा, और 2000 रुपए लेकर के वहीं से जो है प्रैक्टिस का कार्य इनका शुरू हुआ सर हरि सिंह गौड़ का। उन चारों लोगों को छुड़वा तो नहीं सके, लेकिन अपील में जाकर के वो चारों छूट गए। उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन किया, आईपीसी और जितनी भी धाराएं थी, जितने उस समय के कानून थे, सभी का अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है वो चारों अभियुक्त जो है बाद में चल करके आगे चल करके छूट गए। और वहीं से इनका जो है दिग्दिगंत में जिसको कहा जाता है कि रंगून से लेकर लाहौर तक अगर किसी व्यक्ति का डंका बजता था वकालत में तो वो सर हरि सिंह गौड़ थे। रंगून में भी उनकी इज्जत थी, तो कलकत्ते में भी थी, इलाहाबाद में भी थी, नागपुर में भी थी, लाहौर में भी थी, और साथ में रायपुर तो उनका घर जैसा था। रायपुर और नागपुर 2 उनके घर जैसे थे, लेकिन रायपुर और नागपुर के अलावा भी वो उतने ही लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि रंगून तक उनको हायर किया जाता था। और उस जमाने में 1920 में उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है, सर हरि सिंह गौड़ ने जीवनी में लिखा है कि 3000 रुपए फीस जो है मिनिमम फीस उनकी थी, और जिस दिन वो अपीयर होते थे 3000 मिनिमम फीस थी, और जिस दिन न्यायालय में अपीयर होते थे 1000 रुपए लेते थे वो। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1920 में 3000 रुपए मिनिमम फीस हुआ करती थी, कम से कम 4000 रुपए वो फीस उनकी हुआ करती थी। और 4000 रुपए आज समझ सकते हैं आप लोग कि वो 25-30 लाख रुपए के करीब होगा। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, 4000 रुपए को अगर आप कन्वर्ट करें तो आज की डेट में भी वो जो है किसी भी बड़े से बड़े वकील जो आज का बड़ा से बड़ा वकील है उससे भी उस जमाने में महंगे वकील थे। और उनकी जो है फीस जो है उस समय पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि सर्वाधिक फीस थी। और एक केस मुझे याद आता है कि उस केस में जो है इलाहाबाद केस को मैं कोर्ट तो यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो अपीयर कर रहे थे उस समय। और उस केस में सर सुंदरलाल, उस समय 1918 का ये मामला है, 1918 में सर सुंदरलाल के अगेंस्ट जो है उनके उस मुकदमे में लड़ रहे थे। सर सुंदरलाल ने इलनेस लगाई, इलनेस लगाने के बाद संयोग से सर सुंदरलाल का देहांत भी हो गया। और उस केस में फिर मोतीलाल नेहरू अगेंस्ट में जो है उनके खड़े हुए थे। तो आप इसी से उनके स्ट्रेचर का अनुमान आप लोग लगा सकते हैं वो कितने बड़े वकील थे।
भारत के सबसे बड़े वकीलों में एक थे और उनसे बड़ा जो है उनसे ज्यादा फीस वसूलने वाला कोई भी जो है उस समय नहीं था। और उनकी विद्वता का प्रमाण जो है वो केवल इसलिए वकालत कर रहे थे कि वो ये साबित करना चाहते थे कि वो ला के विद्वान है। फिर 1920 के बाद का जो उनका जीवन है सर हरि सिंह गौड़ का, वो बिल्कुल बदल जाता है। वो सेंट्रल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो चुने जाते हैं, जैसा चौहान साहब ने बताया। और 1920 के बाद जो है 1935 तक वो राजनीति में रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर बनते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को 4 सालों तक बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चलाया। उसके बाद उनको सर की उपाधि मिली, जैसा सर ने बताया अभी चौहान साहब ने। लेकिन उसके बाद फिर वो 1928 में नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए जाते हैं। 1936 में दोबारा जो है नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए जाते हैं। और लगातार वो उनका जो व्यक्तित्व है वो भारत के महान लोगों में उस समय गिना जाने लगा था। और एक और इवेंट जो है, ये लॉ स्कूल बीएचयू लाइब्रेरी में ही हमने ये पढ़ा था उस समय, कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इस पे एक लेक्चर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में 16, 17, 18 सितंबर 2020 में उन्होंने दिया था। द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके उन्होंने दिया था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। राय बहादुर बप्पा राव दादा लेक्चर सीरीज कहलाती है नागपुर विश्वविद्यालय में। उसमें 3 दिनों तक लगातार उन्होंने जो है द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बोला था। और आज भी वो दस्तावेज जो है वो मार्वलस डॉक्यूमेंट है। उसको अगर कोई पढ़ेगा तो समझ सकता है कि उनका भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, जो नीचे जो हाशिए पर लोग हैं, जिनके विकास की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, कैसे उनका विकास होगा, कैसे भारत का संविधान सभी लोगों के लिए समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को कायम करने में सहायक हो सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए। और जो ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था है या जो शासन की व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ जो लेक्चर दिया था। बाद में किताब के फॉर्म में उपलब्ध है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में उपलब्ध है। भारत के संविधान सभा में भी उन्होंने बहुत ही तरीके से संविधान को डिफेंड किया। संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान में क्या क्या बातें रखी जानी चाहिए। एक विद्वान के रूप में उन्होंने संविधान सभा में भी जगह जगह पे अपने रिमार्क दिए हुए हैं। संविधान सभा की डिबेट में हम लोग देख सकते हैं। आज ये अवसर ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग संविधान सभा को विस्तार से देखें, सुने और समझें, लेकिन संविधान एक अच्छे विचारक के रूप में, एक चिंतक के रूप में और एक लॉ के विद्वान के रूप में, एक संविधान के जानकार के रूप में उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ संविधान सभा में अपनी बातों को रखा। ये जानकारी आप लोगों को मैं बता दूं कि संविधान सभा के उपसभापति थे, सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो उपसभापति के पद पर उनको आसीन किया गया था, उनकी विधि की जानकारी। और वो कई बार जो है संविधान सभा की जो मीटिंग्स थी उसको प्रिजाइड करते थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुपस्थित होते थे उस समय संविधान सभा की मीटिंग को प्रिजाइड करने का काम करते थे। लिटरेचर के बारे में बहुत सारी बातें चौहान साहब ने रखी और बुद्ध के बारे में जो उनकी किताब है उसकी प्रशंसा हर जगह होती है, आज भी होती है। और जापान की सरकार या अन्य तमाम जो लोग हैं, जो बुद्ध को जानने वाले लोग हैं, जब उस किताब को पढ़ते हैं उनकी डेप्थ नॉलेज और समानता का जो व्यवहार है, जो चेतना है, जो ऊर्जा है और व्यक्तित्व का विकास और व्यक्ति का विकास कैसा होना चाहिए, समाज का विकास कैसा होना चाहिए, समाज का नवनिर्माण कैसे होना चाहिए, ये सभी बातें अगर ध्यान से देखा जाए तो उस किताब में मौजूद है। वो किताब निश्चित रूप से जैसा जो है जो हरि सिंह गौड़ इंस्टीट्यूट के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये किताब निश्चित रूप से पढ़ने के लायक है। बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उन्होंने किए। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो मंदिरों के संचालन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मंदिरों को कैसे ठीक प्रकार से संचालित किया जा सकता है, एक बिल भी उन्होंने जो है इस पे रखा था और उसको भी पास कराया। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उन्होंने लिखा था, बनाया चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट, उसको पास भी कराया। तो ये जो है उनके जो कार्य हैं वो मौलिक थे, एक मौलिकता के प्रतीक, चेतना के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक, एक संविधानवेत्ता के रूप में, एक विधिवेत्ता के रूप में उनको हम लोग याद कर सकते हैं। जब वो कैम्ब्रिज में थे तब कविताओं को लेकर के
जो है गणित की प्रतियोगिता, कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने जो है भाग लिया, और कई प्रतियोगिताओं में उनको इसलिए पुरस्कार नहीं मिल पाया कि जो है वो इंडियन थे, क्योंकि अश्वेत को जो है पुरस्कार देने की मनाही थी। तो चांसलर अवार्ड के लिए स्टेपिंग वेस्टवर्ड जो है, उन्होंने स्टेपिंग वेस्टवर्ड जो है चांसलर अवार्ड के लिए भी वो नॉमिनेट उनको किया गया था, और उसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इसलिए जो है कविता उनकी सबसे बेस्ट थी, लेकिन जो है कैम्ब्रिज में इसलिए उनको पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि वो जो है भारत के रहने वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है रेसिज्म या इनका जो है सामना नहीं करना पड़ा वहां पे लगातार। इसके अलावा गणित में भी जो है छात्रवृत्ति के लिए जो है गणित प्रतियोगिता में भी उन्होंने भाग लिया, और प्रतियोगिता में सबको उम्मीद थी कि उनको जो है वो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो है पुरस्कार के समय जो है अंत में तख्ती टांग दी गई कि छात्रवृत्ति स्थगित की जाती है, स्कॉलरशिप पोस्टपोन की जाती है। तो ये जो है इसलिए किया गया क्योंकि वो सबसे अधिक नंबर उसमें उन्होंने प्राप्त किया था। बाद में उनको जो है लोगों ने जानकारी दी कि आपको अधिक नंबर मिला था, क्योंकि वो इंडियंस को नहीं मिल सकती थी, इसलिए जो है ये प्रतियोगिता जो है स्थगित करने का जो है नोटिस कर दिया गया। तो ये उनकी विशेषता थी। स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम्स करके उन्होंने पोएम भी प्रकाशित कराया, और लॉर्ड टेनिसन को उन्होंने जो है, जैसा उनकी जीवनी में उल्लिखित है कि लॉर्ड टेनिसन को जो पहली जो उन्होंने कविता लिखी थी स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम्स, बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन अपनी पहली जो पोएम लिखी थी उन्होंने जो है लॉर्ड टेनिसन को, जो उस समय महान बड़े साहित्यकार थे, विख्यात साहित्यकार थे, बाद में अंग्रेजी साहित्य के महान साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है, उनको जो है अपनी पहली जो है रचना भेजी थी, और वो बहुत ही प्रभावित हुए लॉर्ड टेनिसन। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ कविता लिखने का भी अभ्यास करते रहिए, और ये उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बना। बाद में उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं जो है कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित कराया। तो ऐसे महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक और न्यायालय के मामलों के जानकार और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले हरि सिंह गौड़ को हृदय से जो है हम सभी जो है वो नमन करते हैं, उनको याद करते हैं कि ऐसी भारतीय समाज में जब हम स्वतंत्रता हमको नहीं मिली थी, हम जो है परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तब भी प्रतिभाएं, इस तरह की प्रतिभाएं भारत में जन्म लेती रही हैं, और इस तरह की प्रतिभाएं उच्च से उच्चतम मुकाम तक पहुंचती रही हैं। इसका उदाहरण जो है हरि सिंह गौड़ है, और वो हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, सभी के ला के विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत हैं कि ऐसा कोई व्यक्तित्व ला में आज तक जितने भी लोग हुए हैं सभी लोग उनको याद करते हैं, और सभी लोग ला के जितने भी लीजेंडरी, चाहे जितने भी बड़ा से बड़ा वकील हो, सभी लोग उनको जो है उनके कार्यों के लिए, चाहे वो ला प्रॉपर्टी पे उनका काम हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे जो उनकी बुक हो, या जो है इंडियन पीनल कोड पे उनकी बुक हो, या हिंदू लॉ के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, हिंदू लॉ पे उनकी जो किताब है बहुत प्रसिद्ध है। उसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 3000 हिंदू, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदू लॉ से रिलेटेड ग्रंथ हो, और 7700 से अधिक केसेस का अध्ययन, स्टडी उन्होंने किया। पूरी जितनी भी इंग्लिश और इंडियन केसेस हैं उनका अध्ययन करने के बाद, और लगभग जो है जितने भी उपलब्ध जो है धार्मिक ग्रंथों से लेकर के जितने भी सोशल रिफॉर्म्स के ग्रंथ और हिंदू लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं, सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदू लॉ पे जो है किताब लिखी थी। बाद में हिंदू कोड बिल, जिसको बहुत सारे लोगों ने उसका श्रेय लिया, लेकिन जो पहला जो हकदार थे वो सर हरि सिंह गौड़ थे, कि जिन्होंने विस्तार से अध्ययन करने के बाद हिंदू लॉ पे लिखा, और वो एक मानक ग्रंथ जो है आज भी हम सभी लोगों के बीच विद्यमान है, और बहुत ही विस्तार के साथ उन्होंने सभी जो है मामलों को रखा। अधिवक्ता और विधिवेत्ता जो है आज भी सभी अधिवक्ताओं और विधिवेत्ताओं के वो एक स्टैंडर्ड जो हो सकता है किसी के लिए भी, चाहे कितना भी बड़ा अधिवक्ता हो, विधिवेत्ता हो, सभी के लिए जो एक स्टैंडर्ड हो सकता है वो उन्होंने स्थापित किया। और उनकी जो जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी
पुस्तकें एक मार्गदर्शक के रूप में है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 4 साल तक, आप ये समझ लीजिए कि 1939 से लेकर के और 44 के बीच में 4 साल तक वो जो है प्रिवी काउंसिल में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन में उस समय रहे। और उन्होंने जहां तक पैसे का सवाल है, जैसा कि एस के चौहान साहब ने बताया कि अपनी दो तिहाई संपत्ति जो है केवल उन्होंने दान में दिया था सागर विश्वविद्यालय को। 2 करोड़ रुपए जो है वो रकम थी उस समय। 20 लाख रुपए सागर विश्वविद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने दिया। ये रकम कितनी हो सकती है? एक छोटे से जीवन में उन्होंने ये पैसा जो है 2 करोड़ रुपए जो है 1946 के हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि 1946 में 2 करोड़ रुपए की कीमत क्या होगी, आज वो कितने पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो है एक जीवन में एक पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति इतना पैसा, अंग्रेजों के समय में इतना पैसा कमा सकता है, ये उसकी दृढ़ता, उसका डेडिकेशन, उसकी चेतना का ही कमाल हो सकता है। और एक मेधा जिसको कहते हैं कि एक जीनियस स्टूडेंट ही ऐसा कर सकता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ये जहां तक मान और सम्मान की बात है, तो भारत में जो है वोट बैंक की राजनीति उसको कह सकते हैं, या उसको जो भी आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो महत्व है एक ऐसे मेधा वाले व्यक्ति को, जिसने कि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया हो, अपनी संपत्ति का लगभग जो है पूरा आपने अपना पुस्तकालय, अपनी संपत्ति, अपना जीवन एक विश्वविद्यालय को दान कर दिया हो, और अपना शहर जहाँ पे पानी की किल्लत होती थी, सागर में कहा जाता है कि पानी भी उपलब्ध ठीक से नहीं हो पाता था, उस जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, क्योंकि वो जन्म स्थान था उनका, उसी जगह पे सागर में उनका जन्म हुआ था, उसके प्रति एक लगाव, एक राष्ट्रवादी भावना, एक चेतना, एक ऊर्जा जो उनकी थी कि वहां से जुड़ी हुई थी, और उसको डेवलप करना चाहते थे, विकसित करना चाहते थे। उसको लंदन और कैम्ब्रिज के तौर पे उसको देखते थे कि उस तरह से हम उसको डेवलप करेंगे। ऐसे व्यक्ति को बार बार नमन करके, बार बार सैल्यूट करने का जी चाहता है कि भाई ऐसे लोग जो है, ऐसी मेधा, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा भारत में और भी होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने जो है पूरे दुनिया में जो है एक फुटप्रिंट जिसको कहा जाए, चौहान साहब ने कहा कि फुटप्रिंट उन्होंने छोड़ा है, वो सभी जितने भी लायर्स हैं, जितने भी जजेस हैं, वो सभी लोग जो है सोचते हैं कि एक जीवन में कोई व्यक्ति इतना कैसे लिख सकता है, इतना कैसे कर सकता है कि अपने एक लिमिटेड टाइम के लिए सभी लोग यहाँ पे धरती पे आते हैं, उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ बोला, इतनी सारी यात्राएं की। रंगून से लेके लाहौर तक कहा जाता है कि अगर किसी की तूती बोलती थी तो रंगून से लाहौर तक वो हरि सिंह गौर थे। तो ये उनकी जो है प्रतिभा का कमाल था। और जहां तक संतुष्टि का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो जो है मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी कार्य में जो है वो आ गए थे। 44 के बाद जो है उनका जीवन जो है वो सामाजिक कार्यों की तरफ ज्यादा हो गया था। तो मैं उनको बार बार नमन करते हुए, और जितने भी राजनीतिक के रूप में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। महिलाओं के शिक्षा के लिए, जैसा चौहान साहब ने बताया कि डिटेल जो है उस पर पहले ही वो बता चुके हैं। देवदासी जो प्रथा थी उसके खिलाफ भी उन्होंने काम किया और उसके लिए भी कानून पास कराया। लड़कियों की जो मैरिज की जो कंसेंट है वो 12 साल पहले उम्र हुआ करती थी, उस कंसेंट को भी उन्होंने 12 साल की कंसेंट को 13 साल, 1 साल बढ़ाने का जो उस समय जो कानून था वो पास कराया। तो बहुत सारे जो है कार्य जो है उनके द्वारा हुए हैं, और संविधान सभा में उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। उनके बारे में जो है मैथिली शरण गुप्त ने जो है लिखा है, ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है कि सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्र, साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्र। ये जो है उनकी विशेषता रही शिक्षाविद के रूप में। जैसा आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद तो उन्होंने वहाँ पे जो कुछ किया, उसके पहले भी
दिल्ली विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको प्रथम कुलपति के रूप में सभी लोग जो है आज भी याद करते हैं, और कॉलेजिएट शिक्षा को और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे दिल्ली विश्वविद्यालय को एक महान शिक्षण संस्था के रूप में आगे बढ़ाने में उनका सर्व प्रमुख योगदान है। आज भी उनको सभी लोग याद करते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय में भी याद करते हैं। सागर विश्वविद्यालय की तो उन्होंने स्थापना ही की थी। तो इस प्रकार से जो पहला जो है मेरा इंटरेक्शन अपने बीएचयू के टीचरों के माध्यम से हरि सिंह गौड़ के बारे में मुझे जो मिला था, और आज मैं दोनों ही संस्थाओं को जो है दीपक सिंह को और साथ में जो हरि सिंह गौड़ इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च जो है उसको, दोनों ही संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हरि सिंह गौड़ के ऊपर इस वेबिनार का आयोजन किया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने उनको याद किया। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम लोग जो है हमेशा ये मस्तिष्क में रहता है कि ऐसे व्यक्ति को जो है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं भुलाया जाना चाहिए। ये जो है महान व्यक्तित्व जो है इनको भारत रत्न से कम जो है नवाजा जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है बात होगी कि कम से कम उनका जो है सेंट्रल असेंबली जो है अभी अपनी जो पार्लियामेंट है वहां पे उनका जो है चित्र होना चाहिए, और साथ में जो है उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति को, ऐसे शिक्षाविद को, ऐसे जो है साहित्यकार को, ऐसे विधिवेत्ता को, ऐसे समाज सुधारक को, ऐसे शिक्षाविद को, ऐसे रचनाकार साहित्यकार को हृदय से नमन करते हुए, उनको याद करते हुए हम ये एक तरह से डिमांड भी करते हैं कि कहीं भी अगर कुछ लिखना पढ़ना है, लिख पढ़ के जो है उनके लिए भारत रत्न की डिमांड निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है जब कुछ मांगा जाएगा तभी मिल सकता है, क्योंकि ये अगर उनको भारत रत्न नहीं मिलता है तो ये अन्याय है, एक तरह का अन्याय है। तो सभी को धन्यवाद जो है। और जो है पूरी बात जो है चौहान साहब ने बहुत ही विस्तार से बताया था। तो ऐसे शिक्षाविद को, ऐसे साहित्यकार, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और ऐसे रचनाकार को हृदय से जो है बार बार प्रणाम करते हुए उनके लिए भारत रत्न की डिमांड हम करते हैं कि कम से कम उनको जरूर ये जो है मिलना चाहिए, इतने समय बाद ही सही, लेकिन एक बार, क्योंकि सभी की जानकारी में आए कि वो एक बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, और ऐसे व्यक्तित्व को सभी लोग हर विश्वविद्यालयों में जहां जहां कम से कम वो रहे हैं, जहां जहां वो गए हैं, वहां वहां लोग उनको याद करें। सागर में तो याद किया जाता है, लेकिन सागर के बाहर चाहे दिल्ली हो, नागपुर हो, कितना याद किया जाता है ये जानकारी नहीं है। लेकिन सभी लॉ स्कूल में कम से कम उनके जन्मदिन पे एक कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़े ही गहन विचारों से जो कानून की जानकारी है, जो हम लोगों को अब तक कानून की जानकारी के बारे में उतना गहन अध्ययन से नहीं पता था, आपने उनसे हमें रूबरू कराया। ऐसे ही चौहान सर ने उनके सामाजिकता, उनके जीवन के परिचय से हम लोग को परिचित कराया। सामाजिकता के बारे में किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कार्य किया, किस प्रकार से उन्होंने गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या छात्रों के लिए या विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप दोनों अतिथियों ने हमें समय निकाला और हमारे साथ उपस्थित हुए। हम इसी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने संस्था के डॉक्टर सीमा गौतम जी से अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें, और उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। और इस विश्वास के संग कि जैसे डीके सिंह सर ने कहा है कि भारत रत्न की मांग मिलनी चाहिए, तो इसके लिए भी हम सर से आगे बात चर्चा करेंगे, और विश्वास करते हैं कि सभी लोग हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से इसकी मांग को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सीमा गौतम जी। धन्यवाद दीपक सर, और सभी विद्वजन अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आज डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर डीके सिंह जी उपस्थित हैं। आपकी इस गरिमा में उपस्थिति और बहुमूल्य समय देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और दोनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। सर ने बताया, मतलब कितना
प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौर का। और आपने जो कानून की पुस्तक के बारे में, जैसा कि हरि सिंह गौर जी द्वारा रचित रही है, कितनी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसे विस्तार से बताया। उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अध्याय हमारे समक्ष रखे, जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ थे। सबके लिए मैं बहुत बहुत सर आपकी आभारी हूँ। कई अनछुए पहलुओं से आपने हमें अवगत कराया। थैंक यू सर। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम से जुड़े प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार चौहान जी, जिन्होंने बहुत ही सरल, सहज और अर्थपूर्ण वक्तव्य से हम सभी को आज लाभान्वित किया है। आपने अपना कीमती समय दिया, अपने विचार हम सभी के समक्ष साझा किए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और सर ने जैसा कि बताया था अपने वक्तव्य में कि किस तरह डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रति उनका कितना योगदान रहा है, और किस तरह से उन्होंने आधुनिक समाज और शिक्षित समाज की आवश्यकता की आधारशिला वो रखना चाहते थे। लेकिन इतने महान व्यक्तित्व और कृतित्व को वह पहचान नहीं मिल पाई जैसा कि उनको मिलना चाहिए थी। तो हम सभी को इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में और भी बहुत से विद्वजन लोग जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो सका। जैसे कि मुझे लगता है शालीन सर जुड़े हुए हैं, रमेश सर, अर्चित जी, धीरज रस्तोगी जी, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जितने भी कार्यक्रम में प्रतिभागी जुड़े हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे विनीता मैम जुड़ी हुई हैं, और अनिल सर जुड़े हुए हैं, धनंजय सर जुड़े हुए हैं। तो सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इस प्रत्याशा के साथ कि पुनः एक बार शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय पे बात करेंगे, फिर हम लोग जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार।